हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो हमने ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, इसका इंट्रोडक्शन हमने करके रखा है। अभी हम करेंगे हमारा आज सम नंबर 5। और सम नंबर 5 है वो एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बराबर, अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको यही सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सम नंबर 5 देख लो, जो भी मैं अभी करवा रहा हूँ, इस तरह का एग्जाम में सम आ सकता है। ठीक है, तो करेंगे हम आज सम नंबर 5 की शुरुआत। और धीरे धीरे अभी हमारा ये जो चैप्टर है पूरा ट्राई करेंगे विद इन वीक, या ये 8-10 दिन में ये चैप्टर के प्रोबेबली जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा चैप्टर का वो कवर हो जाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब का नहीं, लेकिन बुक और कैलसी लेके बैठना और मेरे साथ सम करके रखना। ठीक है, तो मेरे साथ सम करते जाओगे तो एग्जाम के टाइम लोड थोड़ा कम पड़ेगा। तो आपने अगर बुक भी उठा के रखी है और कैलसी भी उठा के रखा है और मेरे साथ कैलकुलेशन करते जा रहे हो ओरली, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि क्या रहेगा, एग्जाम के टाइम लोड कम रहेगा। अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी आपके दिमाग में जा रही है बात, लेकिन जब तक आप खुद सम नहीं करोगे तब तक आपको इस सम में, मैं नहीं कहता कि 10 में से 5 मार्क भी आएंगे। ठीक है, तो आपको परचेज कंसिडरेशन और एक बिजनेस परचेज, इसके बाद सेकंड चैप्टर है, दोनों चैप्टर में प्रैक्टिस चाहिए। जैसे पीसमेल में आपको प्रैक्टिस चाहिए थी, ये चैप्टर और कंसाइनमेंट में भी प्रैक्टिस की थी हमने, बराबर। तो ये चैप्टर में भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कम से कम आपको 15 से 20 सम तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो वो तो हमें करवाने वाला हूँ इतने तो। क्लियर? तो आपको क्या करना है, मैं सम करवा रहा हूँ, मेरे साथ कर लो तो बहुत अच्छा है। या तो अभी समझ लो, ओरल कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद वीडियो जैसे हो जाता है कंप्लीट, फिर आप खुद एक बार ट्राई कर लो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका बेस जो है ये चैप्टर का अच्छा मजबूत हो जाएगा। एक और चीज, डायरेक्टली अगर आ रहे हो मेरा ये लेक्चर 2 देखने, तो आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पहले देख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखोगे तो ही यहाँ पे आपको मजा आएगी सम समझने में। और अगर आपका बेस क्लियर है ये चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला सम देख सकते हो। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं सम नंबर 5 की। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, दो पार्टनर्स होंगे जो कि क्या करेंगे, अपनी ये फर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है पार्टनर, आनंद और अजय। अब आनंद और अजय की यहाँ पे बैलेंस शीट हमारे पास दी जाती है। यहाँ पे लायबिलिटी साइड जितने भी बैलेंस है हम देख लेते हैं। एक तो कैपिटल होगा पार्टनर्स का, उसके बाद जनरल रिजर्व, आनंद लोन, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इस तरह से हमको लायबिलिटी दी गई है बैलेंसेस। उसके बाद हमको इसी तरह से एसेट में भी बैलेंस दिए, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, इन्वेस्टमेंट, कैश। तो यहाँ पे हमको एसेट साइड बैलेंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एसेट की तरफ। तो एसेट में हमको गुडविल की वैल्यू दे दी गई है। अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि 1423 को क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है इनटू किसमें, भूमि लिमिटेड में। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या था कि गुडविल की वैल्यू 10,500 इन्होंने कर दी है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि ऑल द लायबिलिटी एक्सेप्ट आनंद लोन आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कौन सी लायबिलिटी है, देखो जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स पे जाएगा, आनंद लोन को छोड़कर बाकी क्रेडिटर्स, बैंक लोन, वर्कमैन सेविंग फंड और प्रोविडेंट फंड ये कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी वर्कमैन कंपनसेशन तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आई थिंक 12th में हम एडमिशन, हाँ, एडमिशन और पार्टनर चैप्टर में करते थे, क्या करते थे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बाद सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और उसके बाद एक और था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या करते थे, पार्टनर्स को उनके होल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सेम टू सेम हमको ये भी यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, तो ये तो अगर बोले ना अदर लायबिलिटी, तो ये तो गिनना भी मत अदर लायबिलिटी में, क्योंकि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लायबिलिटी में आते ही नहीं है। ये पार्टनर्स का फंड है जो पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो अदर लायबिलिटी मतलब आनंद लोन को छोड़कर बाकी जितनी भी ये लायबिलिटी देख रहे हैं ये कंपनी टेक ओवर कर रही है, बराबर ले रही है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है, द कंपनी टुक ओवर ऑल द एसेट ऑफ द फर्म, मतलब कंपनी ने सब एसेट ले लिया। अब देखो सब एसेट की बात हो रही है, रियल एसेट नहीं बोल रहा है। अगर यहाँ पे रियल एसेट होता ना
तो यहाँ पे जो ऊपर गुडविल दिया है ना, इसको भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ एसेट बोला है, तो एसेट में ये गुडविल नहीं आती है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे आप नोट कर लेना। उसके बाद वो कैश को छोड़कर, कैश को लेकिन 8,000 को छोड़कर, मतलब कितना कैश है, 24,000 है, तो 24,000 में से 8,000 वो नहीं ले रही है, बाकी के 16,000 वो क्या कर रही है, लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट समझ में आ गया। फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, अब यहाँ पे जब हम परचेस प्राइस निकालते हैं ना, तो परचेस प्राइस में जो भी हम एसेट और लायबिलिटी लेते हैं ना, वो एडजस्टमेंट में जो इन्होंने वैल्यू रीवैल्यू करके देते हैं वही लेते हैं। तो यहाँ पे वही हमको एसेट की रीवैल्यू दी है। देखो कि फिक्स एसेट जो है वो एट 20% मोर देन बुक वैल्यू। अब देखो, जिनको ग्रामर आती है वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं आती है ये वाली पॉइंट में, आई थिंक ये 12th से करते हुए आ रहे हैं हम। फाइनल अकाउंट में भी किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी किया था, रिटायरमेंट में भी किया था, और आई थिंक कंपनी फाइनल अकाउंट जो सेकंड पार्ट में था वहां पे भी किया था, और सेमेस्टर 1 में भी हमने बहुत जगह ये वाला 20% मोर 50% मोर वाले इस तरह के हमने सम किए हैं। तो यहाँ पे जिसको ग्रामर आती है उसको चैलेंज नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनको मैं थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन करवा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला फिक्स एसेट एट 20% मोर देन बुक वैल्यू, तो जहां पे एट वर्ड आ जाता है ना, मतलब उतनी वैल्यू पे वो लेके जाना है, लेकिन एट 20% मोर बोला है तो 20% मोर कर दो, और अगर लेस बोलते हैं तो लेस कर दो, एट लिखा हुआ हो तो ये चीज करना। बाकी दूसरी जब आएगी तो मैं वहां पे भी समझाऊंगा आपको ग्रामर के साथ। यहाँ पे क्या समझना है, फिक्स एसेट एट 20% मोर देन बुक वैल्यू, मतलब फिक्स एसेट 20% ज्यादा लेके जाओ। एट बोला है, एट के बाद मोर बोला है तो ज्यादा, और अगर एट के बाद लेस बोले तो लेस कर देना। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। और फिक्स एसेट बोला है, तो फिक्स एसेट में मतलब क्या आ गया, आपका बिल्डिंग भी आ गई और आपकी मशीनरी भी आ गई। ठीक है, बाकी कोई भी आपकी फिक्स एसेट नहीं है, जैसे स्टॉक, डेटर, ये सब आपके क्या है, करंट एसेट है। क्लियर, तो इतना भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि स्टॉक है वो एट, देखो वहां पे एट 20% लेस बोला है, तो मैं 20% लेस कर दूंगा यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, और वैल्यू और बैड डेट जो है उस पे हम, सॉरी बीडीआर हमको निकालना है, डेटर्स पे कितना, 10%। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, परचेस कंसिडरेशन जो भी होगा, जो भी हमारा परचेस प्राइस निकलेगा, उसको किस तरह से पे करेगी कंपनी, वो यहाँ पे दिया है। जैसे कि इन्होंने बोला कि 10,000 है, वो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर है, वो 10 रुपीज के, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, वो 11 रुपए के हिसाब से पे करेगी, मतलब 10 रुपए का भाव और 1 रुपए का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, बराबर। उसके बाद 300 प्रेफरेंस शेयर है, वो 100 रुपए के भाव से देगी, और बाकी का जो भी अमाउंट बचेगा, बराबर, जो भी हमारा परचेस प्राइस आया, सपोज करो 100 रुपया परचेस प्राइस आया, 80 रुपए चला गया प्रेफरेंस में, और सॉरी इक्विटी में, और 10 रुपया चला गया प्रेफरेंस में, 90 हो गया, बाकी का 10 रुपया बचा, तो बाकी का वो 10 रुपया बैलेंस इन क्या करेंगे, कैश में पे करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद 6th पॉइंट है कि ये क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। अब जो भी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होता है ना, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैश नहीं, कैश ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो भी हो ना, वो पार्टनर्स अपने जो भी है लेके जाते हैं। अब कौन से रेशियो में, ठीक है, आइडियली क्या रहते हैं, पीएनएल रेशियो देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ नया दिया है, इन्होंने क्या दिया, प्रोपोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट कैपिटल, या तो वो बैलेंस शीट कैपिटल बोलेंगे या तो पीएनएल कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बोलेंगे। क्लियर, तो यहाँ तक हमारी 6 एडजस्टमेंट हमने देख ली है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रिपेयर क्या करने को बोला, देखो एक इन्होंने बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, एक बोला आपको कैश अकाउंट बनाओ, और एक आपको बोला है कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो 3 अकाउंट, ये तीनों के तीनों मेन है, जिसमें सबसे ज्यादा मेन कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, हमें 3 अकाउंट बनाने। साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, जनरल एंट्री पास करो क्लोजिंग कैपिटल की, वो लास्ट में जो कैश वाली एंट्री आएगी ना, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, सिर्फ उसकी जनरल एंट्री हमको करनी है। तो 2 पार्टनर है तो 2 एंट्री आएंगी आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने अकाउंट बनाकर रखा है, साथ ही साथ सम भी सोल्व करके रखा है, जस्ट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे मैंने बनाकर रखा है, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी मैंने बनाकर रखा है, और यहाँ पे परचेस प्राइस भी मैंने कैलकुलेट करके रखी है, और इस तरफ आएंगे तो कैश एंड बैंक भी मैंने बनाकर रखा है। क्लियर। अब सम की शुरुआत क्या करनी है, सबसे पहले मुझे ये अकाउंट बनाने, जितने भी अकाउंट है, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर रखा है, कैश अकाउंट बनाकर रखा है मैंने, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर रखा है। अब बात क्या करते हैं,
ये अकाउंट मैंने बना दिया। अब सेकंड स्टेप मुझे क्या करना है, परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो परचेज प्राइस के लिए ये मेरा फॉर्मेट है, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो परचेज प्राइस कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो भी आपकी एसेट है, ठीक है, जो रीवैल्यू वाली वैल्यू लेके उसमें से माइनस करना है, मुझे क्या माइनस करना है, लायबिलिटी माइनस करनी है। तो एसेट की वैल्यू कहां से शुरुआत करेंगे, बैलेंस शीट से, एडजस्टमेंट से। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है गुडविल की वैल्यू 10,500 है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं गुडविल की वैल्यू पे। तो यहाँ पे मैंने गुडविल की वैल्यू 10,500 लिख दी है, ये रही, क्लियर, कंप्लीट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, ये वाली लायबिलिटी का पॉइंट है, ये कैश वाला पॉइंट है, मतलब एसेट में ये इसको भी काउंट तो करने वाले हैं, लेकिन इसको होल्ड पे रखो। ये ले लो, फिक्स एसेट जो है 20% मोर लेनी है। तो यहाँ पे देखो फिक्स एसेट कौन सा है, बिल्डिंग है 90,000 और मशीनरी है 25,000। आ जाओ कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका बिल्डिंग है 90,000 का, अभी 100 है ना, 20% मोर करना है। तो कैलसी में तो क्या करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 90,000 है, ठीक है, इसको प्लस का आइकन दबाओ और 20 करके परसेंटेज कर दो, तो 1,08,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस करके यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो वाला, मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100, तो ये रहा 1,08,000, ठीक है। देन मशीनरी भी हमको यहाँ पे 20% हायर करना है, तो 25,000 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 100, तो मशीनरी भी 30,000 यहाँ पे आ चुका। अब स्टॉक था वो हमको क्या करना था, 20% लेस करना था। तो स्टॉक का प्राइस 35,000 है, 20% लेस। वैसे ही आप यहाँ पे आप भी एक कर सकते हो, स्टॉक के 35,000 करो, माइनस करके 20 करके परसेंटेज का साइन दबाओगे, डायरेक्ट आपका 28,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 35,000 है, इसका 80% वैल्यू पे ले लेता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100, तो 28,000 आपका आ चुका स्टॉक, ठीक है। और डेटर है, अब देखो डेटर की एक चीज याद रखना, जो भी डेप्टर है वो हमको क्या करना होता है पता है, पीडीआर अगर माइनस किया हुआ है तो उसको इग्नोर कर दो, फिर आप डेटर की वैल्यू वही ले लो जो अंदर दी गई थी। और अगर बैटअप माइनस किया होगा तो आप बाहर वाली वैल्यू लेना। तो यहाँ पे डेप्टर कितना है 35,000, और यहाँ पे रिजर्व माइनस किया है, तो रिजर्व काउंट मत करना, कहाँ पे, परचेस प्राइस के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो डेप्टर है आपका 35,000 उसको ले लो। अगर बैटअप्स होता तो मैं 35 नहीं लेता, फिर मैं ये बाहर वाली वैल्यू लेता 32, क्लियर। तो आ जाओ, कैपिटल कितना है 35,000, इस पे 10% बीडीआर करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया था। तो 35,000 का 10% कितना हो गया 3,500, तो 35,000 में से 3,500 लेस करेंगे तो कितना आएगा 31,500, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ, तो अब देख लो, अब देख लो क्या क्या हो चुका। तो गुडविल हो चुकी है, बिल्डिंग हो चुकी, मशीनरी हो चुकी, स्टॉक हो चुका, डेप्टर हो चुका। अब देखो बीआर और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के लिए कोई भी वैल्यू उन्होंने नहीं बताई है कि क्या इसकी वैल्यू है क्या है, वो कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन एक चीज याद रखना, उन्होंने बोला कैश 8,000 को छोड़कर बाकी सब एसेट ले गए, इट मीन्स बीआर भी वो ले गए, इन्वेस्टमेंट भी वो ले गए। अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो ये बुक वैल्यू है, वही हमको वैल्यू ले लेनी है, उसी को कंसीडर करना है हमको। तो बीआर का 17,000 और इन्वेस्टमेंट का कितना 14,000 जो बुक वैल्यू में है, ये रहा, वही हमको काउंट कर लेना है, समझ में आया। अब चलते हैं कैश की ओर। तो कैश कितना है हमारे पास 24,000 है, जिसमें से 8,000 वो लेंगे नहीं, तो बाकी का कितना है 16,000 हमको ले लेना है, कंपनी 16,000 बाकी लेके जा रही है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम एसेट को टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे एसेट को टोटल किया जाता है, तो एसेट को टोटल करते हैं 10,500 प्लस 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 28,000 प्लस 31,500, 17,000, 14,000, 16,000, टोटल 2,55,000 आपका एसेट आ चुका, समझ में आ गया। 2,55,000 आ चुका। अब चलते हैं हम यहाँ पे लाइबिलिटी की साइड, चैनल रिजर्व पार्टनर में जाएगा, आनंद लोन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, बाकी क्रेडिटर बैंक और वर्कमैन सेविंग फंड और प्रोविडेंट इन सबको एक्सेप्ट किया है कंपनी ने, वही मैंने लिखा है। क्रेडिटर 35, बैंक लोन 50, वर्कमैन सेविंग अकाउंट 6,000, प्रोविडेंट फंड 14,000, टोटल इनका आ गया 1,05,000। चलो टोटल भी कर लेते हैं, ठीक है। 35,000, 50,000, 6,000
और 14,000, टोटल 1,05,000 आ गया आपका लायबिलिटी, जिसमें से हम नेट एसेट माइनस कर देते हैं। तो 1,50,000 जो आपका आया वो आपका क्या आया, परचेज प्राइस। क्या आया आपका, परचेज प्राइस। तो हमारे पास परचेज प्राइस कैलकुलेट कर लिया हमने कि बिजनेस कितने में खरीदा जा रहा है, परचेज प्राइस कितनी है बिजनेस की, 1,50,000। समझ में आ गया, परचेज प्राइस निकालना आ गया। अब चलते सेकंड, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, क्या किया हमने, अकाउंट बना दिया। सेकंड स्टेप हमारा हो गया, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, परचेज प्राइस निकाल दी। थर्ड स्टेप क्या करना, कि जो भी बैलेंसेस है आपके यहाँ पे बैलेंस शीट में, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो कौन से बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। आनंद का कैपिटल कितना है, 60,000, और अजय का कैपिटल कितना है, 40,000। तो ये मैंने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद सेकंड बैलेंस अगर होता है तो, जैसे कि कैश, कैश का बैलेंस कितना है, 24,000, लेकिन 16,000 कंपनी लेके गई, तो बाकी कैश का कितना बैलेंस हम लेके जाएंगे, 8,000 ओपनिंग बैलेंस लेके आएंगे। ये रहा कैश का बैलेंस, 8,000 ओपनिंग में यहाँ पे लेके आया। तो ये बैलेंसेस हो गए, ये हमारा स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद हमारे पास जितने भी रिजर्व्स है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पीएनएल रेशियो। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे पीएनएल रेशियो देखोगे तो पूरे सब में ना तो आनंद और अजय का पीएनएल रेशियो नहीं दिया है। तो आपको पता होगा 12th में भी हमने यही किया है, और हमने सेमेस्टर 1 या कहीं पे भी हमने यही किया कि पार्टनर्स का अगर रेशियो नहीं दिया हो तो हमको क्या करना होता है, उनके इक्वल रेशियो में बांट देना है। तो जनरल रिजर्व 22,000 है, तो मतलब 11,000 आनंद लेके जाएगा और 11,000 कौन लेके जाएगा, अजय। और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी 6,000 है, तो 3,000 अजय और 3,000 अजय आनंद को। तो ये रहा जनरल रिजर्व, 11,11 दोनों को दे दिया हमने, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी 3,000 3,000 हमने दे दिया। तो यहाँ पे रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, जो भी हमारा परचेज प्राइस आया, ठीक है, उसको पहले किस तरह से कंपनी पे कर रही है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं हम, हाथों हाथ कर देना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है कि 10,000 फुल्ली पेड है, वो 11 में ले रहे हैं, जिनका प्राइस 10 शेयर है 11 में दे रहे हैं, मतलब 1 रुपया प्रीमियम। और 300 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, वो भी 100 रुपीज के हिसाब से, बाकी बैलेंस इन कैश। तो देखो 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 1,00,000 रुपया, और 10,000 1 रुपए का प्रीमियम, तो ये कितना हो गया, 10,000। इसको अलग दिखाना हो तो अलग दिखाओ तो अच्छी बात है। और 300 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज के हिसाब से, मतलब कितना हो गया, 30,000। अब यहाँ पे देखो 1,50,000 का परचेज प्राइस है, जिसमें से 1,10,000 का इक्विटी शेयर हो गया प्रीमियम के साथ, और 30,000 का प्रेफरेंस शेयर हो गया। बाकी 10,000 क्या करना है, बैलेंस इन कैश। 10,000 क्या करना है, बैलेंस इन कैश पे करेगा। अब देखो कैश में 10,000 पैसा आएगा, कैश में 10,000 परचेज प्राइस का पैसा आएगा ना, तो ये 10,000 हम कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। किसके नाम से, कौन देगा, कौन परचेज कर रहा है, भूमि लिमिटेड। कौन परचेज कर रहा है, भूमि लिमिटेड। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट भी किससे होगा, ये रहा देखो कैश अकाउंट टू भूमि लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन, या परचेज प्राइस भी लिख सकते हो, 10,000। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा, ये पार्टनर्स लेके जाएंगे उनके कैपिटल रेशियो में। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले 1,10,000 इक्विटी शेयर है, इनका कैपिटल देखते हैं। कैपिटल है 60 और 40, मतलब ये हो गया 3:2। क्या रेशियो हो गया, 3:2। तो कैपिटल जो इक्विटी का है वो 1,10,000 है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आनंद को 66,000 और 44,000 अजय को। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर हमारा 30,000 है, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो 18,000 आनंद को, और बाकी का 12,000 किसको आया, अजय को। क्लियर। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, परचेज प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे, लास्ट में आ जाओ तो भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी साइड का आपका बैलेंस है वो आपको डेबिट साइड क्रेडिट साइड दिखाना है रियलाइजेशन अकाउंट में, और जितना भी आपका बैलेंस शीट में एसेट है वो आपको डेबिट साइड दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, देख लो गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बीआर, इन्वेस्टमेंट,
स्टॉक, डेप्टर, बीआर और इन्वेस्टमेंट। अब कैश का बैलेंस लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि कैश वो लेके जा रही है। अगर कैश वो लेके नहीं जाते तो कैश का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा, मतलब कैश को छोड़कर आपको सारे बैलेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो कैश का कितना बैलेंस आएगा, जितना वो लेके जा रहे हैं। तो 24,000 में से कितना नहीं लेके जा रहे थे, 8, तो कितना लेके जा रहे हैं, 16, तो वो 16 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी आनंद की लोन को थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि ये एसेट में नहीं था, ये तो बाद में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में देखो तो क्रेडिटर, बैंक लोन, वर्कमेंट सेविंग फंड, प्रोविडेंट फंड, आनंद लोन। अच्छा, एक और चीज है, डेटर का जो बैलेंस लिखा है ना मैंने, वो हमेशा आपको ये बाहर वाला लेना है, और जो बीडीआर है ना, इसको ऑपोजिट साइड अलग से दिखाना। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, बीडीआर हो या डेप्रिसिएशन फंड हो, इसको इसी तरह से अलग से दिखाना। ये शायद मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया ही था कि जो भी फंड रहेंगे उसको अलग से दिखाना है, नेट करके नहीं दिखाना है। मतलब यहाँ पे मैंने डेटर में से बीडीआर लेस कर दिया, ऐसे नहीं, डेटर को अलग दिखाओ, बीडीआर को अलग दिखाओ। अगर ऐसे ही कोई मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड होता तो मशीनरी में यहीं पे पूरा दिखाता, और उसका फंड जो है मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड अलग से दिखाता, इसको नेट करके नहीं दिखाता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बीडीआर मैंने लिख दिया 3000, जो अलग करके लिख दिया था। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को देखो, एक चीज समझो, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज हमने क्या किया था, अब सबसे पहले लायबिलिटी साइड आ जाओ, तो एसेट साइड आ जाओ। चलो, गुडविल हमारा हो गया था, बिल्डिंग हमारा हो गया था, मशीनरी कंपनी लेके जा रही थी, स्टॉक भी कंपनी लेके गई, डेटर भी लेके गई, बीआर भी लेके गई, इन्वेस्टमेंट भी लेके गई। कैश को तो वैसे ही हम यहाँ पे उसका अकाउंट बनाते, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे लायबिलिटी की बात देखो, एसेट कोई भी ऐसी नहीं थी कंपनी लेके गई, सब लेके गई, तो वहां पे कोई चैलेंज नहीं आ रहा है। चैलेंज आ रहा है लायबिलिटी में। देखो, लायबिलिटी में क्रेडिटर लेके गई, बैंक लोन भी लेके गई, वर्कमेंट सेविंग फंड भी लेके गई, प्रोविडेंट फंड भी लेके गई, और बाकी जो रिजर्व थे वो पार्टनर्स लेके गए। अब सिर्फ एक आनंद का लोन था 12,000, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। मतलब ना तो वो कंपनी लेके जा रही है ऐसा बोला, ना तो कोई पार्टनर लेके जा रहा है ऐसा बोला। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे अगर कोई एसेट या कोई लायबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं बोला गया हो, मतलब लायबिलिटी के लिए कुछ भी ना बोला हो, तो वो लायबिलिटी कैश अकाउंट से पेड की जाती है। ठीक है, मतलब एक तरह का डिस्पोज कर दी जाती है। तो यहाँ पे आनंद लोन को कैश अकाउंट में से पे किया जाएगा। तो कैश अकाउंट में से अगर पे किया जाएगा तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट आनंद लोन, कितना, 12,000, और यही 12,000 जो हमने पे किया वो रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, कैश पेड आनंद लोन, कितना, 12,000। इस तरह से आपको ये लायबिलिटी को डिस्पोज करना है। मतलब लायबिलिटी होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? तो रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा मोटा मोटा सब कुछ हो चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, सारी एसेट लायबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सारी एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। अब हमें करना है रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हमको भूमि लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन जो प्राइस था 1.5 लाख रुपया, वो आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड दिखाना। सॉरी मैं फॉरगेट हो गया, मैं भूल गया, आपको बताया नहीं। जो भी परचेस प्राइस होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको 1.5 लाख करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करते हैं, टोटल करते हैं। तो चलिए क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैलसी ले लेता हूँ। तो 35,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 एंड प्लस 1,50,000, टोटल 2,70,000 क्रेडिट साइड आपका आ चुका। यहाँ पे भी मैंने 2,70,000 लिख दिया। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड माइनस करते देते हैं। तो 8,000, 90,000, 25,000, 35,000, 35 अगेन, 17, 14, 16 एंड 12, टोटल 18,000 का प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे प्रॉफिट का कोई रेशियो उन्होंने दिया नहीं है, पीएनएल रेशियो, तो हम इक्वल आनंद और अजय में 9,000 बांट देंगे। तो 9,000 आनंद के पीएनएल कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और 9,000 अजय के अकाउंट में करेंगे। आ जाते पार्टनर्स कैपिटल में, ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 9,000 9,000। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है दोनों साइड कहाँ पे टोटल ज्यादा है, उस साइड का टोटल ले लो, और बाकी डिफरेंस बैलेंस है, या तो पार्टनर को कैश लेके आना पड़ेगा या तो पार्टनर को कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आनंद की बात करें तो आनंद का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 84,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,000 रुपए। मतलब अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पड़ता है
ठीक है, इट मीन्स उसको कैश लेके आनी पड़ेगी। और अगर डिफरेंस डेबिट साइड पड़ता है तो यहाँ पे कैश उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि आनंद पहले से ही बहुत कुछ डेबिट लेके ही चुका है। ठीक है, तो 84,000 वो ले चुका है, उसके बदले में इतना ही वो लेके आया है, तो 1,000 का जो डिफरेंस है यहाँ पे आनंद कैश लेके आएगा। वहीं अगर अजय की बात करें तो उसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है 63, और उसका डेबिट कम हुआ है कितना 7,000, तो यहाँ पे उसको अजय को कैश देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगी, 1,000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, और यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा टू कैश, मतलब कैश में देकर एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है। मतलब जिसका कैपिटल कम पड़ेगा उसको कैश लेके आना है, और जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसको हमको कैश देना है और पार्टनर्स अकाउंट को क्लोज करना है। तो बस कैश अकाउंट में आ जाओ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आनंद है वो 1,000 लेके आएगा, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो गया 1,000, और आनंद का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और अजय को हमको कैश देना है तो क्या होगा, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 7,000 से, और अजय का अकाउंट डेबिट हो चुका है 7,000। अब यहाँ पे आपका कैश अकाउंट टैली हो गया, तो आपका जो भी आंसर है तो ये चैप्टर का जो भी सम है, ये सम है वो आपका आंसर राइट है। तो यहाँ पे चलो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो 8,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, तो कितना आया, 19,000 डेबिट आया। और वहीं पे अगर क्रेडिट साइड देखे तो माइनस 12,000 और माइनस 7,000, तो जीरो आ चुका। जैसे हम बैलेंस शीट को टैली करते थे 12th में फाइनल अकाउंट, यहाँ पे हमको कैश अकाउंट टैली करना है। तो 19,000 आ चुका है, और डिफरेंस जो है वो हमारा जीरो है। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट भी टैली हो चुका, इट मीन्स हमारा सम करेक्ट है। क्लियर, अब हमारे पास पूरा सम कंप्लीट हो चुका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में बचती है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री कैश अकाउंट की कैसे होगी, सबसे पहली जनरल एंट्री होगी आनंद की। तो आनंद क्या कर रहा था, कैश लेके आ रहा था, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए टू आनंद अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे अजय को कैश देना पड़ रहा था, तो अजय अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000, ये आपकी जनरल एंट्री थी। इसके भी 2 मार्क, तो 1 मार्क तो आपको गिन लेना चाहिए। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क ये हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 5 पूरा कंप्लीट हुआ। आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर, कमेंट करके बताना अगर कुछ क्वेरी है तो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा वहीं पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सम में, तब तक के लिए बाय।